तो देखिए हम लोग आज केमिस्ट्री में एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। पहला टॉपिक है मैटर इन सराउंडिंग। बचपन से पढ़ते आप आ रहे हैं कि मैटर उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके पास मास होता है और जो स्पेस ऑक्युपाइड करता है। स्पेस ऑक्युपाइड का मतलब जिसके पास वॉल्यूम होता। वॉल्यूम उसी के पास होगा जिसका कुछ शेप या साइज होगा। दूसरी बात, मास एक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो कांस्टेंट रहता है। इसका एसआई यूनिट किलोग्राम है, जबकि वॉल्यूम का एसआई यूनिट 2 लिए जाते हैं। अगर हम मीटर में डिस्टेंस को लें तो मीटर क्यूब, और वैसे अगर बोलें तो लीटर। वैसे बोले तो लीटर। हालांकि रिश्ता मैथ में आपको पढ़ाया गया होगा 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर लीटर, 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बोलिए, या इसी को 1 किलो लीटर बोलिए, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। ये थोड़ा सा यूनिट पर बात की हमने। तो मैटर वो है जिसका मास होता हो और वॉल्यूम होता हो। मास कांस्टेंट चीज़ है। अर्थ पर किसी चीज़ का अगर मास 5 किलोग्राम है तो चांद पर भी 5 ही किलोग्राम रहेगा। मास कभी चेंज नहीं होता है। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी जो है वो चेंज हो जाता है, वेट चेंज हो जाता है, बट मास हमेशा कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसको अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस के पास मास और वॉल्यूम हो उसके पास डेंसिटी भी होती होगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। तो आप सिंपली कह सकते थे मैटर वो होता है जिसकी डेंसिटी 0 नहीं होती। डेंसिटी 0 तब होगा जब मास 0 हो, या डेंसिटी इनफाइनाइट तब होगा जब वॉल्यूम 0 हो। तो कुल मिलाकर अगर आप समझें तो डेंसिटी का जो रेंज है वो है 0 से इनफाइनाइट तक सब्सटेंस के लिए, इन्हीं के बीच में होगा। D स्टैंड फॉर डेंसिटी। द रेंज ऑफ डेंसिटी इज 0 टू इनफाइनाइट फॉर मैटर। यानी अगर आपको चेक करना है कि मैटर है कि नहीं तो उसकी डेंसिटी पता कीजिए। अगर उसकी डेंसिटी 0 और इनफाइनाइट के बीच में आ जाए तो हम कह देंगे कि वो मैटर है। बाकी डिफिनेशन के हिसाब से वही है कि द सब्सटेंस हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, जिसको वॉल्यूम भी कहते हैं, स्पेस में जगह रखेगा तो वॉल्यूम हो गया, और जगह रखेगा इसका मतलब उसका कुछ शेप और साइज होता होगा, कुछ रेडियस होता होगा। खैर, अगली बात सुने कि कोई भी मैटर जो है वो बना हुआ है मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। वेरी स्मॉल, स्मॉल ही का मतलब होता है टीनी एक्चुअली, वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है।
आगे चल के ये पार्टिकल्स डिफाइन किया जाता है, तो इस पार्टिकल्स को कहते हैं एटम या मॉलिक्यूल या आयन। यानी या तो आयन का बना हुआ है या मॉलिक्यूल का या एटम का। अच्छी बात क्या है कि एटम का बना होता या मॉलिक्यूल का या आयन का, तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ये सब स्फेरिकल शेप के होते हैं। मतलब एटम का भी शेप स्फेयर होगा। दिस इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, दिस इज अ स्फेयर। मॉलिक्यूल भी स्फेयर शेप का होता है और आयन भी स्फेयर शेप का होता है। इसका मतलब मैटर का जो पार्टिकल है वो स्फेयर शेप का होता है, और इसी स्फेयर शेप की वजह से वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड की वजह मिल गई। साथ में ये सब जो हैं वो मास भी रखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये बात पढ़ी गई है कि एटम जो है उसका मास होता है न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हीं के सम को कहते हैं एटॉमिक मास। तो हर इंडिविजुअल एटम का मास भी होता है। तो अब जितने पार्टिकल हुए सबके मास को जोड़ दें तो पूरे मैटर का मास आ जाएगा। तो मास और वॉल्यूम ऑक्युपाइड की मेन वजह यह है कि पार्टिकल बना हुआ होता है स्फेरिकल या कह सकते हैं एटम मॉलिक्यूल आयन का। तो इसका क्या हो रहा है वो बता रहा हूं मैं कि ये स्फेरिकल जो आप देख रहे हैं यहां पर, यही जो है वो आपका एटम है। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात कर लूं तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ रेडियस है। दिस इज r, दिस इज r। तो एक सिंपल सा डिफिनेशन है सिर्फ कि मैटर क्या है, और उसके अंदर जो 2 प्रॉपर्टी पाई गई मास और वॉल्यूम की, उसको हमने देख लिया कि मास कभी बदल नहीं सकता, और वॉल्यूम देखेंगे हम शेप और साइज़ पर डिपेंड करेगा। शेप और साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं मास को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसलिए मैंने मास के आगे कांस्टेंट लगाया है, वॉल्यूम के आगे कांस्टेंट नहीं लगाया है। वॉल्यूम बदलता रहेगा। अभी आगे हम और देखेंगे हम कि कैसे वॉल्यूम चेंज करता है। थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको पहले ही है कि हम सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल सा काम ये कर रहे हैं कि उसके शेप साइज़ को, बाउंड्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिजिड बॉडी से फ्लेक्सिबल बॉडी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मॉलिक्यूल करीब करीब था अब दूर दूर कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट के बदल जाने का मतलब है वॉल्यूम का बदल जाना। आगे बात करेंगे। तो याद रखिएगा वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अभी ये स्पेस में इतना ही जगह ले रहा है, ये इसको अगर हम ठोक पीट के लंबा बना दें या चौड़ा बना दें, शीट बना दें, तो वो स्पेस ज़्यादा ले रहा है। इसको रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और टेम्परेचर देकर दूर दूर फैला सकते हैं, या कंप्रेस करा के, और अगर करा पाएँ, अगर ये फ्लेक्सिबल नेचर का हो, कंप्रेस करा के एकदम छोटा हिस्से में ला सकते हैं। तो इसका मतलब वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं, बट मास वही रहेगा। इसके अंदर की कोई चीज़ टूट कर बाहर नहीं गई है, सिर्फ आपने फैलाया है। इसका मतलब मास कांस्टेंट रहता है हमेशा, चाहे आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, चाहे लिक्विड से सॉलिड में या गैस किसी में भी कन्वर्ट करिए। यानी फिजिकल स्टेट बदलने पर मास नहीं बदलता है, बट वॉल्यूम बदलेगा। वॉल्यूम बदलेगा तभी तो फिजिकल स्टेट बदलेगा। इन फिजिकल स्टेट के लिए जो पैरामीटर है वो वॉल्यूम है। अब हम लोग इसके बाद चलते हैं कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है ना, वो पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो कहते हैं, वैसे तो कई प्रॉपर्टी हैं, लेकिन जो पढ़ना है आपको उसमें 3 प्रॉपर्टी मेंशन्ड है कि जो पार्टिकल होते हैं, जो मिल मिलकर बनाया करते हैं मैटर को, तो उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल। क्या है प्रॉपर्टीज? नंबर 1, जो पार्टिकल होते हैं
वो रैंडम मोशन में होते हैं। मैं पार्टिकल की प्रॉपर्टी लिख रहा हूं रैंडम मोशन। अच्छा, रैंडम मोशन को कुछ लोग कंटिन्यूअस मोशन भी कहते हैं। ठीक है, लगातार मूव करते रहना, कंटिन्यू मूव करते रहना। अब ये पार्टिकल जो है वो रैंडम मोशन से क्या मुराद कि ये कोई पार्टिकल है, ये इधर भी मूव जा सकता था, इधर भी मूव करके जा सकता था, इधर भी, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और कंटिन्यू मूव कर रहा है। पार्टिकल रुके हुए कभी नहीं होते, पार्टिकल हमेशा मोशन करते रहते हैं, ऑलवेज। तो अब सिंपल सा लॉजिक लगाइए, अगर पार्टिकल को मूव करना है तो सवाल पूछा जाएगा कहाँ पर पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दो पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा हो तो आराम से फ्रीली मूव करेगा। जब वो फ्रीली मूव कर रहा है तो कह रहे हैं कि स्पीड ज़्यादा है। अगर पार्टिकल बिल्कुल करीब है तो फास्ट मोशन नहीं हो सकता। फास्ट मोशन के लिए ये है कि एक पार्टिकल के बीच में जगह बनाओ काफ़ी अच्छा खासा, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करके जा सकता है। लेकिन अगर पार्टिकल करीब आप रखिएगा तो मोशन में दिक्कत आएगी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो पार्टिकल की है इसकी जो स्पीड है, मोशन बोले तो स्पीड, वो स्पीड का जो ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है कि अगर फिजिकल स्टेट गैस है या गैसियस मैटर है तो वहाँ पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद लिक्विड में आएगा और सबसे कम स्पीड सॉलिड में होगी, बट सॉलिड में भी होगी। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड में भी स्पीड होगी, पार्टिकल की स्पीड होती। अच्छा, ये स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। अगर मुझे मान लीजिए सॉलिड के अंदर स्पीड कम नज़र आ रही है और मैं बढ़ाना चाहता हूँ स्पीड को, तो सिंपल सी बात है, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर देकर। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल दूर भाग जाएगा, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या बढ़ती है? इसीलिए बढ़ा है स्पीड। ये तो कहने की बातें हैं स्पीड, रियल बात ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो रिलेशन ये है एक्चुअल में। अब समझने के लिए हम पहले काइनेटिक एनर्जी को समझे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m। सोचने वाली बात ये है इसमें कि हाफ तो कभी बढ़ता ही नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, नंबर। मास अभी बता दिया मैंने, किसी भी मैटर का जो मास है वो नहीं बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का मतलब है सिर्फ वेलोसिटी का बढ़ना। यानी सिर्फ वेलोसिटी अगर बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी घट जाए तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक वेलोसिटी से है। वेलोसिटी बोले तो स्पीड। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से स्पीड बढ़ जाता है। और ये भी लॉजिक था कि आपको स्पीड बढ़ाना है तो सॉलिड से गैस की तरफ जाना है, और सॉलिड से गैस की तरफ आप टेम्परेचर बढ़ा कर जा सकते हैं। सॉलिड को टेम्परेचर दीजिएगा, मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को टेम्परेचर दीजिएगा, वेपोराइज हो जाएगा, गैस बन जाएगा, तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो एकदम कनेक्टेड टॉपिक है, फंडामेंटल टॉपिक है। पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ाना मकसद है हमारा। अब बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर देना होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि रैंडम मोशन हमेशा होते रहते हैं। इनफैक्ट सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत करीब है, फिर भी मोशन होता है, फिर भी मोशन होता रहता है पार्टिकल के बीच में। तो याद रखिएगा, पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं आ सकते। पार्टिकल नेवर रेस्ट में कभी नहीं होते हैं। जो भी पार्टिकल है, चाहे वो एटम हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो रुक नहीं सकते, वो हमेशा मोशन में है। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी थी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलें। तो कहते हैं इन मैटर, जो ये बनाएगा
पार्टिकल्स हैविंग स्पेस, यानी दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा ही होगा। और शायद यही वजह थी कि पार्टिकल के बीच में स्पेस था, इसीलिए पार्टिकल रैंडम मोशन में था। तो ये दोनों एक ही बात है, एक दूसरे को कह सकते हैं जस्टिफाई कर रहा है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस है, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, जिसकी वजह से पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा है। स्पेस बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, रैंडम मोशन कम हो जाएगा। तो यहाँ भी वही सारी बातें हैं कि पार्टिकल के बीच में स्पेस है। अभी सबको एग्जाम्पल दिया है बच्चे वाला, कहा कि भाई गिलास लो, पानी में डालो चीनी, और चीनी क्या होता है, पानी के अंदर आके घुल जाता है। तो घुलने का मतलब क्या होता है कि वाटर ने घेर लिया है शुगर के पार्टिकल को या मॉलिक्यूल को। तो इसलिए घेर लिया ना कि बीच में जगह खाली थी, वाटर के बीच में स्पेस खाली था। अब आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, स्पेस आता कहाँ से। मैंने अभी लिखा था कि पार्टिकल जो होते हैं वो स्फीयर शेप के होते हैं। पार्टिकल बोले तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल स्फीयर शेप का होता है। अभी हम स्फीयर नहीं सोच रहे हैं, अभी हम सोच रहे हैं रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइड। ईंटा ऊंटा आपने देखा होगा, ब्रिक्स जो होते हैं, मान लो ये ब्रिक्स है, हालांकि क्यूबॉइड शेप का होता है, रियलिटी तो ये है कि इस तरह का होता है, दिस इज लाइक ब्रिक्स। मान लें अगर पार्टिकल ऐसा होता क्यूब या क्यूबॉइड शेप का, तो अब दूसरे पार्टिकल को करीब करीब सॉलिड बनाना चाह रहे हैं, दो पार्टिकल को करीब करीब ला के जोड़ दें, बोलो और करीब करीब ला के, कहीं पर कोई स्पेस ना, समझावे ला ऐसे ही बना दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सर्किल या स्फीयर समझें, हालांकि बोर्ड पे तो आपको सर्किल ही जैसा दिखाई देगा, बट आप ऐसा एज्यूम करें कि ये स्फीयर है, फुटबॉल टाइप का। अब दूसरा लाना है, कितना भी तुम स्ट्रांगली लाओ, एकदम बिल्कुल टच करता हुआ ऐसे चला जाएगा। अब तीसरा लेकर आओ, चौथा लेकर आओ, देयर इज स्पेस। कर्व स्ट्रक्चर होने की वजह से स्पेस आना लाजिम है। हालांकि हम बिल्कुल स्ट्रांगली जोड़े हुए हैं, सब एक दूसरे को टच किए हुआ। ये पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होता तो शायद लिक्विड होता, तो लिक्विड में तो स्पेस आना समझ में आता है कि पार्टिकल दूर दूर है। सॉलिड के अंदर जहाँ रिजिड होते हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली अटैच होते हैं, वहां भी स्पेस होता है। दिस इज अ स्पेस। अगर यही रेक्टेंगल होता फ्लैट तो स्पेस नहीं आता, लेकिन कर्व होने की वजह से ये इधर मुड़ रहा है, वो उधर मिल रहा है, इसलिए बीच में स्पेस आ रहा है। तो एटम चूंकि स्फीयर शेप के होते हैं, इसलिए उसके अंदर स्पेस रहता है। स्पेस रहने की वजह से पार्टिकल की ये दो प्रॉपर्टी फिक्स्ड है कि भाई पार्टिकल के बीच में स्पेस होंगे, इसी स्पेस में मान लो ये वाटर है, इसी स्पेस में मान लीजिए चीनी या नमक के पार्टिकल होंगे जो सराउंड होंगे, जिसकी वजह से हर जगह कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है, डेट सॉल्यूशन। खैर वो आगे की बातें हैं। फिलहाल आप ऐसा जाने कि सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और उसी स्पेस की वजह से स्पीड या रैंडम मोशन होता है। तो हम लोग स्पेस बढ़ा सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, और स्पेस का भी ऑर्डर यही है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ समझाने के लिए कि स्पीड का ऑर्डर हो या पार्टिकल के बीच में स्पेस का। हालांकि स्पेस का ऑर्डर बचपन से आपको पता है, क्योंकि आपने डिफाइन ही यही किया था कि गैस वो होते हैं जहाँ पार्टिकल दूर दूर होते हैं, दूर दूर का मतलब स्पेस ज़्यादा। सॉलिड वो होते हैं जहाँ पार्टिकल बहुत करीब करीब होते हैं, यानी स्पेस कम। तो सॉलिड में स्पेस सबसे कम है, स्पीड भी कम है। गैस में सबसे ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है। और आप सॉलिड से गैस की तरफ बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ा कर, तो आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पेस बढ़ेगा। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज कि पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर।
पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये हमेशा होता है, ऑलवेज। अब ये सवाल उठा कि ये क्यों हुआ भाई, पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? तो कहते हैं पार्टिकल के अट्रैक्ट करने की वजह है, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? अरे क्यों कर रहा है? मास की वजह से। विदाउट मास देयर इज नो मैटर। विदाउट मास देयर इज नो मैटर। दुनिया में जितने हैं सबके पास मास है, और मास वाली चीज़ अट्रैक्ट करती है। ये बात ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है कि दो मास बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा। हालांकि सबसे कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक और राज की बात बता दें, आपने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में रिपल्सन, क्योंकि सेम चार्ज है। मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स, यानी दोनों लगता है, मास की वजह से अट्रैक्शन और सेम चार्ज है तो रिपल्सन। जो ये रिपल्सिव फोर्स है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है, इसलिए कहते हैं ओवरऑल दूर भाग रहा है। बट मैं अगर एक एक फोर्स को समझूं तो मास की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहिए, उसका नेचर हमेशा अट्रैक्टिव है। जबकि दूसरा फोर्स चार्ज की वजह से लग रहा है जिसकी वजह से रिपल्सन, पर ये डोमिनेंट था इसलिए ओवरऑल रिपल्सन हुआ। सेम लॉजिक अगर हम प्रोटॉन के बीच में देखें तो प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, रिपल्सन सेम चार्ज है। तो इन दोनों फोर्स में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर ज़्यादा है ही, चाहे यहाँ पर तुम हिमालय काहे ना रख दो, कितना बड़ा भी मास क्यों ना रख दो, रिपल्सिव फोर्स का नेचर हमेशा डोमिनेंट होगा। चूँकि रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर आपका हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इन जनरल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर ग्रेविटेशनल फोर्स, हमेशा होता है। यही वजह है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। मगर अगर चार्ज बॉडी ना हो, ये तो चार्ज था तब आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई न्यूट्रल बॉडी हो जिसका मास m, कोई न्यूट्रल बॉडी जिसका मास m, अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होगा। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ मास की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो पार्टिकल के पास मास है क्योंकि पार्टिकल एक एटम है, एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से मास होता है, और उस न्यूट्रल बनाने के लिए उस एटम को बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मास की वजह से जो फोर्स होता है उसको अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है, F बराबर G mm/r², यही है। तो क्या बात समझ में आई? बात ये समझ में आई यहां पर कि जितना कम स्पेस होगा, r को स्पेस समझेंगे, पार्टिकल के बीच की दूरी स्पेस, तो r यहाँ इस फॉर्मूले में इंडिकेट करेगा स्पेस को, ऐसा समझेंगे। दो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास, और बीच का ये स्पेस तो हमेशा रहना है, सॉलिड में स्पेस कम होता है, तो जहाँ स्पेस कम होगा वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो हमें मालूम है भाई सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए तो करीब करीब रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर देंगे इन दोनों प्रॉपर्टी का जो ऑर्डर था उसका, यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सॉलिड में ज़्यादा है, क्योंकि सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, और ये सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है बेटा, क्योंकि दोनों पार्टिकल यही है mm, अब यही करीब आ गया तो मास थोड़े बदला, दो पार्टिकल के मास तो सेम ही थे, बस डिस्टेंस में फ़र्क आ रहा है, तो डिस्टेंस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पर फ़र्क आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, समझाने की बात बता रहा हूं मैं अभी, अगर मैं इस फोर्स का ऑर्डर लिखूं तो इस फोर्स का ऑर्डर हो जाएगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, मैं उस फोर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो फोर्स का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा,
उसके बाद लिक्विड में होगा और सबसे कम गैस में होगा। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसीलिए तो पार्टिकल दूर दूर है, इसीलिए तो उसका नेचर गैस है। हाँ जी बोलो, क्या बोल रही थी? ठीक है, हमेशा नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहाँ बोला प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल करता है एक दूसरे को? मैं तो ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मैंने ये बोला है। हाँ। वो तुम सोच रही हो, तुम ऐसा मत बोलो कि इमरान सर ने बोला, मैंने कहाँ बोला ऐसा। हम थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हमने ऐसी बात नहीं कही कभी, गलत बात। हमने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर मास होता है और वो मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उस प्रोटॉन के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए या एटम को न्यूट्रल बनाने के लिए ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आपका कंफ्यूजन ये है कि सर ऐसा सोचा जाए कि ये न्यूक्लियस है और इसमें 2 प्रोटॉन हैं, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन लग सकता है। और अगर बाहर हम ऑर्बिट सोचें तो इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें भी रिपल्सन लग सकता है और लगना चाहिए मास की वजह से। हालांकि अट्रैक्शन भी है, मास वाला कमज़ोर फोर्स होता है हमेशा, वो उसका नेचर ये है जी, बहुत छोटा होता है। और यहाँ भी सेम फार्मूला होता है एक्चुअली। अब हम नहीं जा रहे हैं फिजिक्स में, बट कोरिलेट कर रहे हैं। यहाँ भी यही होती है बातें, यही होती है सेम चीज़। तो सारा कुछ है चार्ज, क्यू का मतलब यहाँ चार्ज कंसीडर किया जाएगा। अगर दोनों का चार्ज सेम है, जैसे दोनों प्रोटॉन है, तो यार क्यू स्क्वायर कर दो। इसका भी 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसका भी 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो दोनों का सेम है, तो दोनों को क्यू लिख कर क्यू स्क्वायर कर सकते थे। खैर बहरहाल इलेक्ट्रॉन का भी सेम है भाई, चार्ज Q²/R² कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, ये सुनिए जाए कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग हुआ है, उसके लिए ये कांस्टेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी अगर आप सोचें तो 10⁻⁻19 कूलम आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है, उससे ज़्यादा मास होगा ही। मगर ये जी जो है आपका यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू, ये बहुत कम और ये बहुत ज़्यादा, यहाँ पावर 9 आता है, 9 × 10⁻9। खैर इसमें हम नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझो के की वैल्यू बहुत 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 बड़ी है और जी की वैल्यू बहुत 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 छोटी है। जी मतलब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, दिस कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर हुआ है। तो अब एक सवाल यहाँ पे जहन में आया कि न्यूक्लियस के अंदर सर 2 प्रोटॉन हैं, इनके मास कम है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, यानी अट्रैक्शन कम होगा और रिपल्सन ज़्यादा होगा, दोनों को न्यूक्लियस के बाहर आ जाना चाहिए। यही सवाल है क्या? इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, बिना न्यूट्रॉन के 2 प्रोटॉन नहीं रहते, बिना न्यूट्रॉन के 2 प्रोटॉन। हाँ, हाइड्रोजन के अंदर चूंकि एक ही प्रोटॉन है इसलिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता। ये न्यूट्रॉन इन दोनों प्रोटॉन को अट्रैक्ट करवाता है, ये दोनों प्रोटॉन को एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करवाता है। थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। एक नया फोर्स यहाँ क्रिएट होता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। न्यूक्लियर फोर्स इज आल्सो अट्रैक्टिव नेचर, जिसमें प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, और इसको एक तरह से कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स हर जगह नहीं लगेगा, बहुत कम अगर डिस्टेंस है तब लगेगा। यानी 2 निगेटिव चीज़ भी अगर बहुत कम दायरे में आ गई है तो अब वो अट्रैक्ट करने लगेगी एक दूसरे को। वो दूसरा खेल है ओरिएंटेशन का कि मूवमेंट किधर हो रहा है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए अट्रैक्टिव नेचर का हो जाता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होता है। तो वहाँ चार्ज 9 के बराबर कंसीडर किया जाता है, यानी दोनों सेम चार्ज सेम डायरेक्शन में है तब चार्ज वाला काम करते हैं। इसलिए तो कहा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझे में ना कि मतलब का हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब जब चार्ज रुका रहे तब है सेम चार्ज रिपेल ईच अदर अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, रुका रहे। स्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज या इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट, बट इन प्रैक्टिकल इन केमिस्ट्री चार्ज नेवर एट रेस्ट। चार्ज रुका हुआ ही नहीं, चार्ज तो हमेशा फ्लो कर रहा है, हमेशा मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। 11th क्लास में आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यही बात मैं सिखाता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट है ज़रूर, लेकिन वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है।
कि चार्ज जब रुका रहे, बट इन रियलिटी इलेक्ट्रॉन मूव्स आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्वांटम नंबर पढ़ाते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वहाँ सिखाया जाता है कि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कैसे रह गए भाई, वन इज क्लॉकवाइज अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज। दो क्लॉकवाइज नहीं रहेंगे, दो क्लॉकवाइज नहीं रहेंगे। इसी को आगे चल के पढ़ा जाता है हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी या पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मजेदार टॉपिक है और बहुत सवाल आते हैं उससे रिलेटेड। लेकिन खैर अभी आप उस ज़हन पे मत आइए, इसलिए मैंने नहीं कहा कि दो प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। भाई रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर आ ही नहीं सकते, और न्यूक्लियस का रीजन 10⁻⁻15 मीटर है, 1 फर्मी मीटर, बहुत छोटा। हाउ इट इज़ पॉसिबल डैट कि ये दोनों प्रोटॉन बाहर निकल जाए, तो ये मुमकिन बहरहाल नहीं है। तो ये सब बात जहन में मत डालिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने सिर्फ यही कहा अगर चार्ज रुका हुआ है तो रिपल्सन होगा। और यहाँ तो हम वैसे भी एटम की बात ही नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ ये कहा था कि एटम के न्यूक्लियस में मास होता है। इसी मास को हम समझाने के लिए एटम का एग्जाम्पल दिया था कि पार्टिकल के पास मास होता है, और मास होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हो सकता है रिपल्सन भी हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां रिपल्सन हो रहा है वहां भी अट्रैक्शन है, कमजोर ही सही पर अट्रैक्शन है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा रिपल्सन होगा। अट्रैक्टिव फोर्स भी है, कमजोर था, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट था, इसीलिए ओवरऑल रिपल्सन हुआ। तो मास जहां भी होगा वहां हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ऑलवेज, और उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो पार्टिकल के अंदर ये तीन प्रॉपर्टी हमेशा वाली है, जिसको मेंशन किया गया है कि स्फीयर शेप होने की वजह से स्पेस आवेगा तो मोशन आवेगा, तो मोशन स्पेस तो हो ही गया, और साथ में मास है तो मास की वजह से। तो अगर आप समझें बात को, कोरिलेट करें, तो अभी तक हमने वही मैटर समझाने की कोशिश की कि मैटर के पास दो ही चीज़ें हैं, एक मास और दूसरा स्पेस। तो यार मास वाली प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव, स्पेस वाली प्रॉपर्टी में स्पीड, स्पेस एंड स्पीड, यही तीन है जो यूनिवर्सल है, फैक्ट है और रहेगा ही रहेगा। तो मैटर बने हुए हैं छोटे पार्टिकल के, और पार्टिकल के अंदर ये तीन प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब आते हैं हम लोग कि रूम टेम्परेचर पर अगर आप देखें तो मैटर के मेनली तीन फिजिकल स्टेट है, यानी जितने भी सब्सटेंस है ना, मैटर है, वो तीन ही फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। या तो वो सॉलिड होते हैं, या तो वो लिक्विड होंगे, या फिर गैस होंगे। यानी अगर आप सारे पूरी कायनात की बात कर रहे हैं, पूरे कायनात को क्लासिफाई करें, मेनली जो भी आपके आसपास दिख रहा है वो या तो सॉलिड होगा या लिक्विड या गैस। पर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पूरे 5 स्टेप, आगे एक्सप्लेन करेंगे 3 को ही। मैटर का बेसिकली फिजिकल स्टेट जो होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। चौथा स्टेट है प्लाज्मा, और 5वां स्टेट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। मेनली 3 की बात कर लेते हैं। सॉलिड क्या है भाई? तो कहते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका डेफिनिट शेप हो, डेफिनिट शेप से ही बना हुआ टर्म है बाउंड्री, जिसका शेप और बाउंड्री डिफिनिट हो। शेप बोलो या बाउंड्री बोलो। यहां आएंगे तो इनडिफिनिट, इनडिफिनिट का मतलब फिक्स ना हो, फिक्स ना हो, उसको कहते हैं इनडिफिनिट, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का मतलब जो बदलता रहे, चेंज होता रहे, वैरी होता रहे। क्या क्या बदल जाएगा? बाउंड्री बदल जाएगा या शेप बदल जाएगा। और यहां पर भी
indefinite shape, indefinite boundary। कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता कहने का मतलब। अब जैसे मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ मैं, ये हमारे पास मार्कर है तो इसमें एक बाउंड्री है, ये एक्सटर्नल एक बाउंड्री है हमारे पास, और एक शेप है। इसी एक्सटर्नल बाउंड्री की वजह से उसने फिक्स कर रखा है कि भाई यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हुआ, यही है। अब इसको कहीं भी रख दें, हम फ्री स्पेस में रख दें, लेटा के रख दें, कंटेनर कोई भी कंटेनर में रख दें, गिलास में रख दें, इसका फिक्स बाउंड्री जो होगा इसको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो शेप बाउंड्री की वजह से हुआ है कि भाई इतने ही दूर तक है, मैक्सिमम एक्सटेंड इतना ही हुआ है, चाहे वो लंबाई में हो या इधर चौड़ाई में हो या थिकनेस में हो। लेकिन आप सोचिए लिक्विड चीज़ जैसे पानी, उसकी बाउंड्री एक्चुअली कंटेनर की बाउंड्री होती है। अगर हम पानी को डाल दें गिलास में तो गिलास चूंकि सॉलिड था, गिलास का बाउंड्री डिफिनिट था, लेकिन पानी का बाउंड्री डिफिनिट नहीं है, वो फैलकर गिलास का शेप एक्वायर कर लेगा। प्लेट में डाल दें तो प्लेट की बाउंड्री फिक्स है क्योंकि सॉलिड है, पानी को डाल दें प्लेट में तो वो प्लेट तक एक्सपैंड कर जाएगा, यानी वो प्लेट की बाउंड्री एक्वायर कर लेगा। मतलब सॉलिड की ही बाउंड्री एक्वायर करेगा, चाहे आप सॉलिड में कोई भी दूसरी चीज़ डालें। गैस डाल दें, हवा एक्सटेंड होकर पूरे गिलास को भर देगा। तो अपनी बाउंड्री सिर्फ सॉलिड की होती है, इसीलिए डिफिनिट शेप सिर्फ सॉलिड का होता है। बाकी सब जो होते हैं वो सॉलिड में जाने के बाद सॉलिड जैसा शेप एक्वायर कर लेते हैं। अब सवाल हुआ अगर हम सॉलिड को ही डालें तो सॉलिड अपना शेप मेंटेन रखेगा। आप मार्कर को डाल दीजिए गिलास में, मार्कर गिलास का कंटेनर का शेप एक्वायर नहीं करने वाला, इसकी अपनी फिक्स बाउंड्री है, यानी सॉलिड की ही फिक्स बाउंड्री होती है, इसलिए शेप उसका मेंटेन रहता है, शेप चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? शेप चेंज नहीं होगा मीन्स क्या चेंज नहीं होगा? बाउंड्री चेंज नहीं होगी, ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी सुनिए, वॉल्यूम भी डिफिनिट वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। यहां भी वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम का मतलब आप अमाउंट समझिएगा। अमाउंट, अगर मैंने एक गिलास पानी को बड़े से ड्राम में डाल दिया तो वो एक गिलास ही पानी है। एक गिलास पानी का मतलब समझ में आ रहा है ना? ये गिलास का रेडियस होगा जो सर्कुलर वाला पार्ट था और हाइट। तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकालिएगा सिलेंडर का फॉर्मूला लगाकर, तो अमाउंट ऑफ वाटर आवेगा। उतना ही पानी आपने डाल दिया ड्राम में तो ड्राम का रेडियस बड़ा हो गया, वो भी एक सिलेंडर शेप का है ड्राम, और हाइट जो होगी वो पानी की वो बिल्कुल कम, तो एच की वैल्यू कम हुई लेकिन आर की वैल्यू बढ़ गई। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए भाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो कहने का मतलब उसी प्रोपोर्शनल के हिसाब से रेडियस बढ़ रहा है, हाइट कम हो रहा है, या हाइट कहीं बढ़ रहा है, रेडियस कम हो रहा है। तो लिक्विड में हमेशा ये बात याद रखेंगे कि अमाउंट सेम रहता है, चाहे हम उसको गिलास में डालें, प्लेट में डालें, कप में डालें, शेप एक्वायर कर लेगा कंटेनर का, लेकिन अमाउंट तो नहीं रहेगा। अमाउंट मतलब वॉल्यूम। लेकिन गैस में इनडेफिनिट वॉल्यूम, यानी यहाँ सब कुछ इनडेफिनिट है, सब कुछ इनडेफिनिट है, कुछ भी फिक्स नहीं है। अमाउंट भी घट बढ़ रहा है, कंटेनर के शेप जैसा एक्वायर भी कर रहा है, मतलब शेप भी डिफिनिट नहीं है, वॉल्यूम भी डिफिनिट नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्लियर? तो गैस के अंदर सब इनडेफिनिट, सॉलिड के अंदर सब डिफिनिट। लिक्विड के अंदर याद रखिएगा बाउंड्री फिक्स नहीं होती है इसलिए शेप फिक्स नहीं है, अमाउंट तो उतना ही रहेगा इसलिए वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में मेनली ये तीन है। अब इसी तीन पर आगे और भी हैं, जैसे बाउंड्री यहाँ अगर फिक्स्ड है तो कहेंगे ये रिजिड होता है, बाउंड्री की वजह से ये रिजिड होता है। बहुत ज़्यादा कहेंगे तो आप हार्ड भी लिख सकते हैं, हार्ड एंड रिजिड। और क्या लिख सकते हैं वो सुनिए। हार्ड रिजिड हो गया, इसको प्रेशर से हम दबा नहीं सकते, इसीलिए कहते हैं इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। कंप्रेस नहीं कर सकते, इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। आप सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं बताऊंगा
केमिस्ट्री में कंप्रेस का क्या मतलब है? कोई बोले ज़बरदस्ती कि सर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्पंज है, सॉलिड जैसा है भाई, डिफिनिट शेप है, बाउंड्री है, उसको दबा दीजिए सर, दब गया। या स्प्रिंग है सर, दबा दीजिए, दब गया। तो ऐसी बात नहीं कि दब नहीं सकता। यही चीज़ है, बहुत भारी सा इस पर हथौड़ा मारिए या इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा ट्रंक उरंग डालिए तो ये चिपक जाएगा। तो कंप्रेस तो हो गया भाई। कंप्रेस का मतलब दब जाना, दब तो गया नहीं। एक्चुअली कंप्रेस का मतलब केमिस्ट्री में और यहाँ पर है कि दबाकर फिजिकल स्टेट में बदलाव ला दो। दबाने से पहले इसका फिजिकल स्टेट क्या था, दबाने के बाद अब फिजिकल स्टेट क्या आया, क्योंकि आपको फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफाई करना है कि एग्जाम्पल कहाँ आवेगा, सॉलिड में आवेगा कि लिक्विड में कि गैस में। तो अगर कोई चीज़ पहले से सॉलिड थी और आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जो रिजल्ट आया, भले दब गया हो, शेप चेंज हो गया हो, मान लेते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आया वो क्या सॉलिड ही था, तो कहेंगे भाई कोई फ़र्क थोड़ी हुआ, कंप्रेस करा के कुछ खास ना कर पाए। तो इसीलिए कंप्रेसेबल नेचर का नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे सॉलिड ऐसे हैं सर जो हम कंप्रेस कर सकते हैं, अगर हम नहीं कर पाए तो कोई मशीन कर देगी, कोई डिवाइस कर देगा। तो हाँ, कंप्रेस कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग हम लोग शेप बदलते भी रहते हैं जो रिक्वायरमेंट होता है। अब यही है, कोई चीज़ है सिलेंडर या कपड़ा मान ले, वो तो सॉलिड होता है, कैंची से काट के उसको बड़ा कर दिया, शेप सर बाउंड्री बदल गई, बाउंड्री बदल गई। तो नहीं, हमें अपना काम नहीं करना है, मतलब नेचर वो काम खुद ब खुद करे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगे, टेम्परेचर हो, उससे जो भी चेंजेस आ जाए, समझ में आ रही बात। और सॉलिड काट पीट के सॉलिड ही रहता है, लिक्विड में नहीं बदलते उसको। तो बहरहाल, तो इनकम्प्रेसेबल नेचर यहाँ पे समझ जाइए, क्योंकि आप अगर कंप्रेस करेंगे भी तो सॉलिड ही रहेगा, इसलिए कहेंगे कि कंप्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बदला नहीं है किसी और में, इसलिए इनकम्प्रेसेबल नेचर है। लिक्विड के अंदर फ्लो की टेंडेंसी होती है, वाटर है ना, वो फ्लो करके ही तो बाउंड्री एक्वायर कर लेता है कंटेनर का, तो उसके अंदर फ्लो की टेंडेंसी होती है, इसी को फ्लूइडिटी कहते हैं। फ्लो टेंडेंसी, फ्लो करने की टेंडेंसी, मूवमेंट होता है इसके अंदर, और थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा ही होता है। तो फ्लो की टेंडेंसी की वजह से फ्लूइडिटी कहते हैं, और ये कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेसेबल होते हैं, क्योंकि इसको कंप्रेस करके हम लोग सॉलिड बनाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर थे और उनको कंप्रेस करके करीब ले आए, फिजिकल स्टेट बदल गया। यही सेम चीज़ इसके अंदर भी होती है, फ्लूइडिटी होती है, फ्लो की टेंडेंसी होती है, और साथ में कंप्रेसेबल नेचर का होता है, कंप्रेसेबल इन नेचर। अच्छा, आप ज़रा सुनिए, हम लोगों ने अभी तक दो ऑर्डर पढ़ा है, एक तो स्पीड का ऑर्डर पढ़ा है, स्पेस स्पीड एक ही बात थी, काइनेटिक एनर्जी बोलो, स्पीड बोलो, स्पेस बोलो, और दूसरा मास के हिसाब से फोर्स का पढ़ा कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, उसके बाद सबसे कम गैस में, यही पढ़ा है। स्पीड सबसे ज़्यादा गैस में, स्पेस सबसे ज़्यादा गैस का, और सबसे कम सॉलिड का। कंप्रेसेबल का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो गैस का सबसे ज़्यादा, क्योंकि गैस को आप कंप्रेस करा के लिक्विड भी बना सकते हैं, सॉलिड भी बना सकते हैं। यानी गैस के अंदर दो चेंजेस आप कर सकते हैं, और ये चेंजेस को ही हम कंप्रेसेबल पर कह रहे थे। जहाँ चेंजेस नहीं हुआ वो इनकम्प्रेसेबल। तो इसमें दो फिजिकल स्टेट बदल सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसेबल नेचर का है। अगर ये पूछा जाए कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर बताओ, कौन सबसे ज़्यादा कंप्रेसेबल नेचर का है, तो यार जहाँ स्पेस ज़्यादा था वहाँ ज़्यादा चांसेस है कि हम स्पेस कम कर सकते हैं, यानी प्रेशर का ज़्यादा असर दिखाई देगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा है। करीब करो और करीब करो, जहाँ पहले से करीब करीब है वहाँ आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत कम चेंजेस यहाँ आएगा, अच्छा खासा चेंजेस, और बहुत ज़्यादा चेंजेस। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर बोलेगा तो कहेंगे गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। यानी कुल मिलाकर सोचो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़कर सबका ऑर्डर यही है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, सबका। चाहे हम लोग फ्लो की टेंडेंसी देखें, फ्लो मतलब वही स्पीड, बहने की टेंडेंसी, तो फ्लो भी सबसे ज़्यादा, स्पेस बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी फास्ट मूवमेंट,
समझ में आ रही बात? आखिर बात सुनो, इसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लिखने जा रहे हैं, वो तो हमें पहले से पता है। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की बात करने जा रहा हूँ। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, चूंकि स्पीड कम है ना, वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी कम है तो लो काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम पहले लिख चुके थे। क्या बोला है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यार हाफ एम को हटा दो, कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है? v। मतलब असल में क्या है ना कि ये जो डिफरेंसेस किए गए हैं, आप याद रखिएगा, पार्टिकल के बीच के दूरी को देखते हुए, पार्टिकल के बीच के स्पेस पर ये क्लासिफाई किया गया है। ये मत समझिएगा कि सॉलिड का मास ज़्यादा होता है ना, ये कभी नहीं सोचना है। सॉलिड का मास ज़्यादा होता है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। मास कांस्टेंट चीज़ है भाई। अगर दो पार्टिकल हैं और दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं तो उसका वेट भी उतना ही होगा, और दो पार्टिकल दूर दूर रख के तौले जाए तब भी वेट उतना ही होगा। तराजू पे दो पार्टिकल को जोड़ कर उसके बाद तौलो, और दूर दूर करके तौलो, वेट उतना ही आएगा। तो मास का ताल्लुक जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से है, कि कितने एटम आए हैं। एक एटम अगर 5 ग्राम का मिसाल के तौर पे, तो 10 एटम से अगर कोई मैटर बना है तो उसका वेट 50 ग्राम। अब वो 10 मैटर आपस में जुड़े हुए हैं या दूर दूर हैं, वो फिजिकल स्टेट डिसाइड करेंगे। तो हम लोग फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुल मिलाकर क्या आंसर आना है? सिर्फ डिस्टेंस, स्पेस। समझ में आ रहा है? इसी स्पेस की वजह से स्पीड को हम लोग देख रहे हैं, फ्लो को देख रहे हैं, कंप्रेसिबल को देख रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास पर होता जरूर है, लेकिन देखते स्पेस पर। नीचे आर लिखा था, आर पे बात कर रहे थे, एम पर बात नहीं कर रहे थे। मैंने सिर्फ बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीजन मास है, मगर ऑर्डर अगर देखना होगा तो वो डिस्टेंस से देखना है, आर से देखना है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। सॉलिड में चूंकि स्पेस कम है, आर की वैल्यू कम हुई और आर इन्वर्सली रिलेशन में था, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लो इसलिए है क्योंकि स्पेस कम है। और मैंने कहा हर चीज़, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़कर हर चीज़ सॉलिड में कम है। स्पेस कम, स्पीड कम, फ्लो टेंडेंसी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, सब कुछ कम है। और यहाँ बहुत ज़्यादा, इसको इंटरमीडिएट कह सकते हो, बीच का इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होते हैं। इंटरमीडिएट इसीलिए तो कहा जाता है कि आप सॉलिड जहाँ लो है, मतलब ये समझ, ये इंटरमीडिएट है, ये लो है, इसमें जब हीट देंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगी। और जब यहाँ आ जाए तो कहेंगे लिक्विड बन गया, लिक्विड के बराबर हो गई। तो सॉलिड को हीट दे देकर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहो, जिस मौके पर, जिस पॉइंट पर लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे कि सॉलिड मेल्ट हो गया। और यहां पर हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी। तो बस स्पेस पर ही इतने डिफरेंसेस हमने लिख दिए। और सच बात तो यही है कि सॉलिड लिक्विड गैस में स्पेस का ही अंतर है। चलो खैर, ये सारी बातें हो गई। अब इन दो चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। फोर्थ स्टेट का नाम है प्लाज्मा, ये भी समझिएगा। कई बार ऐसा पूछता है कि फोर्थ स्टेट क्या है और फिफ्थ स्टेट क्या है। दिस इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द फिफ्थ। मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिक माना गया है, सॉलिड लिक्विड गैस फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद दिस इज द फोर्थ स्टेट। अपने मन से आगे पीछे नहीं कर सकते। फोर्थ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो प्लाज्मा है, और फिफ्थ स्टेट जो है उसे कहा गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अच्छा, प्लाज्मा क्या है? तो आप ऐसा सोचो, प्लाज्मा जो है वो कुछ नहीं, आयोनाइज्ड गैस है। आयोनाइज्ड गैस का मतलब ये हुआ कि आयन की फॉर्म में है। आयन मतलब केटायन और एनायन, यानी कोई पार्टिकल है, उसको इतना ज़्यादा आपने हीट दे दिया ना, इतना ज़्यादा हीट दे दिया कि वो अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालने लगा, अपने ऑर्बिट में से। यानी पार्टिकल दूर दूर गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एक से निकला, दूसरे में एंटर किया, तो एक बन गया केटायन, दूसरा बन गया एनायन। तो कुल मिलाकर ऐसा सोचना है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर पार्टिकल किस रूप में होते हैं? आयन के रूप में होते हैं। और मैंने बताया था पार्टिकल के 3 नाम, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो आयन वाला प्लाज्मा में होगा, यानी जितने भी प्लाज्मा हैं
या जो भी स्टेट प्लाज्मा कहा जा रहा है, उसके अंदर अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल को निकालोगे तो वो न्यूट्रल नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा अपने आयन के फॉर्म में पाया जाएगा। और आयन दो तरह के होते हैं भाई, कैटायन और एनायन। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस चार्ज आ जाएगा, कैटायन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एनायन कहला जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आयोनाइज गैस का मतलब हुआ गैस जिसके पास आयन होते हो। अच्छा, ये कब हो सकता है? तो याद रखिएगा, बहुत हाई टेम्परेचर पर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। अमूमन तौर पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मिलना मुश्किल है, बहुत हाई टेम्परेचर पर। तो चूंकि हम कन्वर्ट भी आगे पढ़ने वाले हैं कि हम टेम्परेचर को बढ़ा घटाकर फिजिकल स्टेट बदल रहे हैं, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा जब आप टेम्परेचर दे दीजिएगा तो मुमकिन है कि वो पार्टिकल दूर जाने के बाद आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो जब आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे तब उसको हम गैसियस स्टेट नहीं कह सकते, उसको एक नया स्टेट कहना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट, दैट इज कॉल्ड। अच्छा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बायोलॉजी में भी प्लाज्मा आपने पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ा है ना, वो वाला प्लाज्मा नहीं है ये। वो गाढ़ा चिपचिपा कह सकते हैं, स्टिकी नेचर का होता है, जो ऑर्गेनल्स को चिपका के रखता है, वो प्लाज्मा ये नहीं है। ये स्टेट कुछ और वाला प्लाज्मा है। ये वो प्लाज्मा है जो आपके ट्यूबलाइट में होता है, फ्लोरोसेंस, जिससे रोशनी आ रही है। तो आपको पता ही है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये गैस जो है तो फ्लो कर ही रही है, लेकिन वो गैस आयन के फॉर्म में फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमें दिख रहा है, फ्लोरोसेंस मिल रहा है। तो इसके अंदर बढ़ी जाती है नियॉन गैस। भरते आप नियॉन गैस है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो नियॉन या तो केटायन में कन्वर्ट हो जाता है या एनायन में, और उसके बाद मूव करने लगता है, चार्ज मूव करने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या ग्लो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर आप समझिए बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और पार्टिकल जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं, जिसके एग्जाम्पल में आ जाएगा नियॉन गैस ट्यूब या फ्लोरोसेंस ट्यूब। फ्लोरोसेंस ट्यूब में अक्सर भरा जाता है हीलियम गैस, हीलियम गैस, और नियॉन गैस ट्यूब में भरते हैं नियॉन गैस। एनी फॉर्मूला है, एनी मतलब नियॉन, नियॉन गैस, हीलियम गैस। ऐसा कहते हैं कि जो स्टार हैं वो ग्लो कर रहे हैं, ट्विंकलिंग। फिजिक्स में हालांकि उसको आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई ग्लो की वजह क्या है? तो उसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जिसको कहते हैं, जो सन के अंदर भी हो रहा है, स्टार के अंदर भी हो रहा है, और वहाँ कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहे हैं एटम आयन में, बहुत हाई हीट पर। वो हीट रिलीज भी कर रहा है अपने अंदर से। समझ में आ रही बात? तो हीट रिलीज करने का मतलब समझो, रिएक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर रिएक्शन हुआ, हीट निकला, हीट निकला तो हर डायरेक्शन में गया, तो इस डायरेक्शन में भी आया अंदर। अगर यहाँ पर कुछ हम जलाएं तो हीट चारों तरफ फैलेगा, मतलब जहाँ पर हीट है वहाँ पर भी होगा, जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर भी हीट होगा। तो जहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, अगर वहाँ से हीट निकल रही है तो वहाँ पर भी तो रिएक्शन हुआ। तो ऐसा कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बन रहा है। तो यहाँ तक तो बात बड़ी अच्छी थी कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीलियम। बट इसमें हीट निकलता है बेटा बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि कहते हैं इसका सोलर एनर्जी से ही अर्थ चल रहा है पूरा। आपने पढ़ा होगा 1% रूल, 10% रूल। तो यही हीट आ रहा है हमारे पास, मगर 1% अगर आया तो 99% भी तो कहीं गया होगा। तो 1% अर्थ पर, बाकी परसेंट, तो ये तो ख़त्म हो गया था। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू, अब यही हीट हीलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालकर हीलियम कैटायन, तो गैस कन्वर्टेड इनटू आयंस। यानी जैसे ही हीलियम बना, हीट निकली, तो वो हीट हीलियम ने भी अब्जॉर्ब किया, उस पर भी लगा। जब हीट आती है तो उससे हमें भी फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल अपनी हीट निकाल रहा है तो वो हीट फिर वापस ले भी रहा है। तो इस रिएक्शन में अगर हीट निकल रही है तो थोड़ा बहुत जितना वो कर सकता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने पर क्या होता है कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा, सन जितने भी आप सोलर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर में रिएक्शन जो हो रहा है वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, और वही हीट गैस को आयन में कन्वर्ट कर देती है।
तो असल में अगर हमसे पूछा जाए कि सन का कौन सा फिजिकल स्टेट है, सन को किस एग्जाम्पल में रखेंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस, मैं रखूंगा प्लाज्मा में। कहाँ रखेंगे? इसीलिए सन तक आज तक कोई गया नहीं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि मर जाएगा आदमी, उससे पहले ही पिघल जाएगा। आप ऑर्डिनरी टेम्परेचर वाले पर जा सकते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर आप नहीं जा सकते, करीब भी नहीं पहुंच सकते। समझ में आ रही बात? तो ये सब रीज़न है। और ये खैर बहरहाल नियॉन गैस और हीलियम गैस इसके एग्जाम्पल है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा तो नियॉन गैस ट्यूब और फ्लोरेसेंस ट्यूब किसके एग्जाम्पल है भाई, तो वो प्लाज्मा स्टेट के एग्जाम्पल है। इसमें ये वाली गैस, इसमें ये वाली गैस, इसमें क्या होता है, गैस आयन के फॉर्म में होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। अब आते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में कौन सा साल चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है? आज से 100 साल पहले। आज से 100 साल जब यूनिवर्सिटी बनी थी AMU, उसी साल एक इंडियन साइंटिस्ट है जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ इसने एक कैलकुलेशन किया, देखा नहीं, सिर्फ कागज़ पर एक कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन पे बेस पर इसने कहा कि 5वां स्टेट भी एग्जिस्ट कर सकता है और करना चाहिए। मतलब एक हाइपोथेसिस थी, ख्याली पुलाव था जो इन्होंने पकाया 1920 में कि ऐसा हो सकता है या ऐसा होता होगा। और उसकी वजह ये थी कि उससे पहले आइंस्टीन ने कह दिया था कि दुनिया में 5वां स्टेट है। क्या है वो सब कुछ नहीं मालूम, बस है। जब प्लाज्मा की बात हो रही थी तो उसी वक्त कह दिया था कि 4 नहीं, एक और स्टेट है जो छुपा हुआ है, हिडन है, और मैं उसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मतलब गेस कर रहा हूँ पहले से। प्रिडिक्ट करने का मतलब गेस करना कि होगा। आज नहीं तो कल दुनिया मुझे याद करेगी कि हाँ कहकर कोई गया है कि भाई उसने कहा था 5वां, देखना 5वां स्टेट आएगा। तो इसने प्रिडिक्ट किया। आइंस्टीन का काम है सिर्फ प्रिडिक्ट करने का। इसने प्रिडिक्ट किया है 5वें स्टेट को, और इसी के प्रिडिक्शन को सही मानते हुए सत्येंद्र नाथ बोस ने कागज़ पे कैलकुलेट करना शुरू किया कि लो भाई ये टेम्परेचर रखें, ये डेंसिटी रखें, ऐसा करें वैसा करें। तो उसने पाया कि हाँ मुमकिन है कि नेचर में 5वां स्टेट आ जाए। हालांकि बाद में 5वां स्टेप आया, और 5वां स्टेप याद रखेंगे सत्येंद्र नाथ बोस का क्या काम है, इसका कैलकुलेशन का काम है। हालांकि इतने डिटेल में आपको जानना है नहीं, लेकिन थोड़ी सी कहानी बता दी जाए आपको कि आइंस्टीन ने सबसे पहले गेस किया, उस गेस को सही सीरियसली लेते हुए सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन किया, और उस कैलकुलेशन के बाद 2000 में, मतलब वो लेटेस्ट स्टेट है ये, 2000 में आज से 20 साल पहले 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको खोज निकाला। लेकिन नाम दिया इन्हीं दोनों साइंटिस्ट का जिन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया था बहुत पहले। सोचो ना भाई, 80 साल पहले तकरीबन कॉन्सेप्ट आ चुका था। लगा साइंटिस्टों को मेहनत, 80 साल के बाद 3 साइंटिस्ट, क्या नाम है इनका, अरे बोलो, कर्नल वोल्फगैंग वाइमैन। ये 3 साइंटिस्ट हैं, कर्नल, वोल्फगैंग और वाइमैन। बाद में 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिला, 1 साल के बाद, चूंकि इन्होंने 5वां स्टेट खोज लिया। तो खोजने का श्रेय इन तीनों को जाता है, और इनको 2001 में नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि आइंस्टीन ने प्रिडिक्ट किया 5वां स्टेट, उसके प्रिडिक्शन को कैलकुलेशन में कन्वर्ट किया है सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 में। उससे 80 साल के बाद कर्नल वोल्फगैंग वाइमैन ने मिलकर 5वां स्टेट बता दिया दुनिया को कि ये है 5th स्टेट भाई।
ये बताऊंगा थोड़ा सा उसके बारे में। फिफ्थ स्टेट है भाई ये, और 2001 में दुनिया ने उनको नोबेल प्राइज दे दिया तीनों को कि भाई पांचवा स्टेट आपने खोज लिया। और उन्होंने पांचवा स्टेट अपने तीनों नाम पर नहीं बल्कि शुरू के दो साइंटिस्टों के नाम पर रखा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट से पता चल रहा है करीब लाना, चीज़ों को सॉलिडिफाई करना। अच्छा, ये प्रिडिक्शन हुआ क्यों था? प्रिडिक्शन क्यों किया था इसने? प्रिडिक्शन इसलिए किया था क्योंकि सॉलिड को जब आप हीट दीजिएगा तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट दीजिएगा तो गैस बनेगा, गैस को हीट दीजिएगा तो प्लाज्मा बनेगा, आयन। तो इसने कहा कि अच्छा, पार्टिकल को दूर करते गए दूर करते गए दूर करते गए, गैस पर रुका नहीं बल्कि एक स्टेप आगे बढ़ गया, तो गैस के बाद वो पहुंच गया प्लाज्मा पे। तो इसने कहा कि अच्छा, अब उल्टा चलो, गैस से कंप्रेस करेंगे लिक्विड, लिक्विड को कंप्रेस करेंगे सॉलिड, सॉलिड भले कंप्रेसेबल नेचर का ना हो लेकिन कहीं अगर सॉलिड को भी दबा दें, हम मसल दें, पीस दें, तो फिफ्थ स्टेट, यानी तीन जो स्टेट है उसके अब एक्सट्रीम एंड को बढ़ाना शुरू किया कि सॉलिड से पहले गैस के बाद, इसलिए पांचवा स्टेट का प्रोडक्शन था। अब ये कैलकुलेशन क्या ये मुमकिन है कि सॉलिड कंप्रेस होकर कोई नया स्टेट बन सके? क्योंकि सॉलिड के एग्जांपल में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सॉलिड रिजिड होता है, फिक्स बाउंड्री होती है और इनकंप्रेसिबल नेचर का होता है। इसलिए मुश्किल था बिलीव करना कि क्या सॉलिड से भी पहले कुछ हो सकता है, सॉलिड को भी दबाकर कोई नया शेप दे सकते हैं। तो इसीलिए कैलकुलेशन करना पड़ा। तुरंत दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को, कैलकुलेशन पर भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ठीक है भाई कागजी बातें हैं, हकीकत में प्रैक्टिकल में क्या ऐसा हो रहा है? तो नहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर बाद में 2000 में तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर कहा कि नहीं ऐसा हो सकता है। हालांकि अभी भी इस पर डिबेट चल रहा है, हालांकि लोगों ने मान लिया, नोबेल प्राइज़ भी मिल गया, मगर आप देखें अमूमन तौर पर नहीं होता है। मगर हाँ, इसका कहना क्या है, पांचवें स्टेप में कौन आएगा? तो कहते हैं वो आएंगी जिनकी डेंसिटी बहुत कम है, वेरी वेरी लो। डेंसिटी कम होगा, बहुत ही कम होगा, यानी एक पार्टिकल के रूप में आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कंप्रेस करा के क्या कर रहे हैं, उसको एक पार्टिकल बना दे रहे हैं, इतना छोटा कर दे रहे हैं ना तो पार्टिकल जैसा हो जा रहा है। तो जब पार्टिकल हो जाएगा भैया तो उसका मास बिल्कुल कम और वॉल्यूम भी बहुत कम। तो डेंसिटी क्या हो गया? लगभग नेग्लिजिबल, ना के बराबर, बहुत ही कम, वेरी वेरी लो डेंसिटी। अब ये भी कहा जाता है कि भाई डेंसिटी कितनी लो होगी? तो इसका एक कैलकुलेशन ये है 1/100 फिर 1000, 1 लाख कहा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना डेंसिटी ऑफ एयर के होगा। यानी एयर की डेंसिटी का 1,00,000वां हिस्सा, इतना कम डेंसिटी अगर आ जाए तब होगा। यही कैलकुलेशन किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। तब एक नया स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इससे कम हिस्सा रहा तब नहीं होगा, यानी आपको इतना हिस्सा लाना पड़ेगा। कितना? 1/100,000 कहलाता है, 100,000 टाइम्स, यही है 100,000 टाइम्स, यानी 1 लाख समझें आप सीधा सीधी। 1 लाख मतलब क्या हो रहा है कि अगर एयर की डेंसिटी 1 लाख है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, हालांकि है नहीं, लेकिन मान लो एयर की डेंसिटी 1 लाख है, तो जब डेंसिटी 1 हो जाएगी 1, तब कहेंगे कि ये स्टेप आ गया। समझ पा रहे हैं? यानी बहुत ही कम डेंसिटी। अब सवाल है डेंसिटी कम कब हो सकती है? बहुत ही लो टेम्परेचर, वेरी वेरी लो टेम्परेचर। इसलिए कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी, क्या हम दुनिया का टेम्परेचर लो कर सकते हैं? तो हाँ, हम कर सकते हैं टेम्परेचर कम। जब ये बात मान ली गई तो ये स्टेप आ गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना, थोड़ी सी कहानी ही जाननी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। कंडेंसेट का मतलब ही होता है कंप्रेस कर देना, करीब ले आना। तो उसके लिए आपको टेम्परेचर का सहारा लेना होगा, बहुत कम टेम्परेचर लाना होगा, और उस पर जो डेंसिटी आएगी वो एयर के डेंसिटी के मुकाबले 1,00,000वां हिस्सा होगी। इसको आप 1/100,000 टाइम्स कह सकते हैं। तो बहुत ही लो डेंसिटी और लो टेम्परेचर वाला है। तो दोनों एक्सट्रीम एंड लास्ट में पढ़े गए, इसलिए सिस्टमैटिक नहीं पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से कि भाई सबसे
पहले बोस-आइंस्टीन, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर प्लाज्मा। हाँ, अगर ऑर्डर कभी पूछेगा स्पीड का, ऑर्डर कभी पूछेगा उसका, तो उस वे में हम अरेंज कर लेंगे। वैसे पूछा नहीं गया है, पूछा 3 ही का जा रहा है, लेकिन अगर ऑर्डर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ होगा भैया, तो प्लाज्मा में, उसके बाद गैस में। तो स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ भाई? प्लाज्मा में। इसलिए तो स्पीड ऑफ लाइट तुरंत आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ हो रही है? पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस कहाँ है? फ्लो की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है? काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? प्लाज्मा, फिर गैस, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, एंड एट लास्ट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। समझ में आना आया? चल जल्दी से एक बात और सुनो। हम 2 वजहों से फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं, और अब हम बात करेंगे सिर्फ 3 की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। यानी सॉलिड से हम लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से गैस बना सकते हैं, वापस सॉलिड में भी ला सकते हैं। मैं ऐसे ही आपको यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा सॉलिड, एक एक करके अगर देखें, सॉलिड में अगर आप लिक्विड बनाएंगे तो क्या करना होगा? हीट देना होगा। सॉलिड को गर्म कीजिए तो लिक्विड बन गया। प्रोसेस बताएंगे क्या होता है। लिक्विड में हीट ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा? अच्छा, गैस सॉलिड से भी डायरेक्ट बन सकता था, हीट ऐड करना पड़ता। कोई दिक्कत? सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं और गैस भी बना सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बनाएंगे तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा, बोलो, मेल्टिंग या फ्यूजन। कंफ्यूज मत होना, मेल्टिंग का ही दूसरा नाम। सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन फ्यूजन या मेल्टिंग। इसीलिए इस हीट को, जिस हीट पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अमूमन तौर पे हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन, दैट हीट विच कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। अभी लैटेंट वैटन नहीं, हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, लिक्विड से गैस बनना वेपोराइजेशन या बॉइलिंग है? वेपोराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट हो गया या बॉइल हो गया। द प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और बॉइलिंग, एंड दैट हीट एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। That process is called sublimation. Solid से डायरेक्ट गैस बनना is sublimation, and this heat is called heat of sublimation. Heat of sublimation. अब ये सब बातें तो खैर आसान है। वो क्या, वो सुनिए। आइस था हमारे पास, टेम्परेचर देकर उसको वाटर बना दिया। वाटर को हीट करके हम लोगों ने वाटर वेपर बना दिया। तो ये एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, स्टेप बाय स्टेप वाला तो बड़ा आसान है। मेन सुनिए,
सॉलिड से डायरेक्ट गैस के एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे, किसका सब्लिमेशन हो सकता है? तो आता है ड्राई आइस। ड्राई आइस का मतलब हुआ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड नहीं आता है, डायरेक्ट लिक्विड मतलब गैस में कन्वर्ट होता है। दूसरा अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, ये फॉर्मूला है अमोनियम क्लोराइड का। नेप्थेलीन बॉल वाइट कलर का होता है, इंसेक्ट रिपेलिंग होता है। 2 बेंजीन रिंग एक्चुअली बनाया जाता है। दिस इज 1 बेंजीन रिंग, दिस इज अनदर बेंजीन रिंग। एंथ्रासीन, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होते हैं। तो इन सब का तो खैर फॉर्मूला है। एक ले लेता हूं कपूर, कैम्फर, पूरा एक कंपाउंड, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहे। तो कपूर डायरेक्ट वेपोराइज, नेप्थेलीन बॉल, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने के। लिक्विड स्टेप नहीं आता है। अब तो क्या, चलो ठीक है, हीट दे देकर हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। उल्टा अगर सोचें, उल्टा का मतलब लिक्विड से हम सॉलिड बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? हीट निकालेंगे, करीब करीब करेंगे। लिक्विड से हीट निकालो यानी ठंडा करो। इसका नाम बेसिकली प्रोसेस का सॉलिडिफिकेशन है। सॉलिड बनाना, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को ठंडा करना। अच्छा, हीट निकालने का मतलब टेम्परेचर निकालना है, याद रखेंगे। हीट बेसिकली टेम्परेचर है, ये ठंडा करेंगे लो टेम्परेचर पर। लिक्विड को फ्रीज वगैरह में डाल देंगे, सॉलिडिफाइड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जहां आप हीट निकाल रहे हैं वहां आप सोचिए कि प्रेशर लगा रहे हैं। टेम्परेचर का एक तरह से यहां उल्टा काम करना है, प्रेशर दबा दबा कर। इसमें प्रेशर का रोल नहीं है सॉलिड से लिक्विड बनाने में, क्योंकि हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, और सॉलिड पे प्रेशर का असर। तो लिक्विड में प्रेशर जोड़ेंगे तब सॉलिड बनेगा, प्रेशराइज करके। समझ में आ रही बात? अब सुनो, गैस से वापस लिक्विड बनाना है, तो गैस से लिक्विड बनाना है, क्या करेंगे? हीट निकाल देंगे, यानी प्रेशर लगा देंगे। भाई गैस को कंडेंस करो, और प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। प्रेशर इज कॉल्ड, याद रखिए, गैस को लिक्विड बनाना इज कॉल्ड कंडन या फिर लिक्विफिकेशन। दोनों बात है, सॉलिडिफिकेशन है तो लिक्विडिफिकेशन भी है। लिक्विडिफिकेशन, लिक्विड बनाना, लिक्विडिफिकेशन। सॉलिड बनाना यानी जहां कहीं पर भी प्रेशर आएगा वहां उसी पर नाम हो जाएगा जो बना है। अभी तक हमने प्रेशर नहीं किया था, सॉलिड से लिक्विड बना लिया था, लिक्विड से गैस बना लिया था हीट के मदद से। प्रेशर के मदद से अगर आप बना रहे हैं तो जो बना उसका नाम क्या बना भाई? सॉलिड बना, सॉलिडिफिकेशन। क्या बना भाई? लिक्विड बना, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का दूसरा नाम कंडेंसेशन भी। अच्छा, गैस से सॉलिड बनाना है, इसको सॉलिडिफिकेशन नहीं कहते हैं, इसको डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिट कर देना। गैस से डायरेक्ट बनाना, डिपोजिशन। वैसे लोग सब्लिमेशन से काम चलाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। कहते हैं भाई गैस से सॉलिड बनना, सॉलिड से गैस बनना, सब सब्लिमेशन है। ठीक है, बच्चे लेवल पे चल जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? डिपोजिशन। वो आप आगे पढ़ेंगे जब 12th क्लास में आएंगे। सरफेस केमिस्ट्री में बड़ा मजेदार टॉपिक है, एडजॉर्प्शन। तो होता क्या है, ये सॉलिड सरफेस है, मान लीजिए सॉलिड सरफेस है, इस पर हम चाह रहे हैं गैस आके डिपॉजिट हो, आके जमा होगी, डिपॉजिट होगी इसके ऊपर। तो इसीलिए गैस का सॉलिड सरफेस पर आना डिपोजिशन या एडजॉर्प्शन कहलाता है। अभी उस टर्मिनोलॉजी पे हम नहीं आ रहे हैं। तो आप इतना समझो, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट, डिपॉजिट होना होता है, एंड द प्रोसेस कॉल्ड डिपोजिशन। इसमें भी यही काम करना है। क्या काम करना है? हीट निकालना है या फिर प्रेशर लगाना है।
क्योंकि प्रेशर आपको पता ही है ना, गैस और लिक्विड पर लगा सकते हैं। वैसे आपके किताब के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आप ऐसा सोचो, इधर वाला जो है सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सब सब्लिमेशन है, सब सब्लिमेशन। बाकी सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन है, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन है, उल्टा चलना है कंडेंसेशन है या लिक्विफिकेशन है, और सॉलिडिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम टेम्परेचर देके क्या कर रहे हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि टेम्परेचर और प्रेशर देके क्या कर रहे हैं भाई। तो प्रेशर देके तो पहले डिस्कस कर लिया, गैस को आप लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड को आप सॉलिड बना रहे हैं, हीट दे के आप जा रहे हैं गैस की तरफ। तो ये टेम्परेचर में नहीं, हाँ प्रोसेस ज़रूर जानेंगे कि सॉलिड से लिक्विड बनाने के प्रोसेस को फ्यूज़न कहते हैं। अच्छा, अब इसको मैंने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्यों नहीं कहा, सिर्फ हीट ऑफ फ्यूज़न क्यों कहा? तो एक्चुअली हीट दो तरह का होता है, अगर आप समझना चाहें तो हीट दो तरह का होता है। बस यहीं तक पढ़ाएंगे आज। हीट दो तरह का होता है, इसको कल की क्लास में डिटेल में समझेंगे, इस पर सवाल आते हैं और ये किताब में अच्छे से दिया नहीं है। हीट बेसिकली दो तरह का होता है बेटा। एक हीट को कहते हैं हीट कैपेसिटी, और दूसरे को कहते हैं लैटेंट हीट। वैसे तो और भी हीट हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही दो पढ़ना है इसमें, लैटेंट हीट। एक हीट का नाम है हीट कैपेसिटी और दूसरे का नाम है, ये हीट कैपेसिटी क्या है वो सुनिए। ये हीट कैपेसिटी के बारे में बस इतना आप जानिए, ये क्या काम करेगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, टेम्परेचर राइज करता है। यानी आप हीट दीजिए, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। मगर डू नॉट चेंज फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट नहीं बदलेगा, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। नहीं समझ पाए? सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा बेटा, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। लोहा है, आपने हीट दिया, अब आप छू कर देखें लोहे को, गर्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो सॉलिड ही है। पहले लोहा जो था आप टच कर रहे थे तो आपको ज़्यादा हीट नज़र नहीं आ रही थी, अब आपने हीट देना शुरू किया, तुरंत थोड़े मेल्ट करेगा, पहले वो लाल होगा। अब हाथ रख के देखिए, जल जाएगा। तो आपने जो हाथ रखा है वो सॉलिड पर रखा है, तो अभी तक जो टेम्परेचर राइज किया है तो कहेंगे हीट कैपेसिटी हुआ है भाई। आपने दिया तो हीट ही है, हीट एक टेम्परेचर है, दे रहे हैं, मगर दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, इट्स नॉट लैटेंट हीट। यानी हीट कैपेसिटी सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाता है, फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करता, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। लेकिन लैटेंट हीट में टेम्परेचर राइज नहीं होता, टेम्परेचर डू नॉट राइज, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा भाई। ये जो हीट है वो फिजिकल स्टेट को बदल देगा, चेंज द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को बदल देगा। तो इसको हम लोग लैटेंट हीट कहेंगे। वो हीट जो फिजिकल स्टेट को बदल दे लेकिन टेम्परेचर को ना बदले, उसको लैटेंट हीट कहेंगे। तो अभी आपको थोड़ी पता चल रहा है कि सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो खाली फिजिकल स्टेट बदल रहा है, वो दिख रहा है जरूर फिजिकल स्टेट बदला है, लेकिन हो सकता है टेम्परेचर, हो सकता है ये सॉलिड जो है, मिसाल मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो सॉलिड है आपका वो आइस है बेटा, सॉलिड जो है वो क्या है और कितने टेम्परेचर पर है ये ज़रा सुनो। मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस पर ले आए और हम चाह रहे हैं वाटर में कन्वर्ट हो जाए और वो वाटर बन जाए आपका लिक्विड, कहाँ पर, 25 डिग्री सेल्सियस में। तो आप तो टेम्परेचर भी चेंज किए, फिजिकल स्टेट भी चेंज हुआ। जब दोनों चेंज हुआ तो खाली हीट, जब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है हीट कैपेसिटी दे रहे हैं, जैसे ही फिजिकल स्टेट बदल गया क्या आ गया, लैटेंट हीट। फिर टेम्परेचर राइज होने लगा, हीट कैपेसिटी। यानी हीट कैपेसिटी का काम है टेम्परेचर को राइज करना। तो यहां से यहां जो टेम्परेचर आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हीट कैपेसिटी है, और ये जो फिजिकल स्टेट बदल रहा है आपका आइस से वाटर या सॉलिड से लिक्विड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसलिए अभी मैंने सिर्फ हीट लिखा था,
हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब दोनों हो सकते हैं, हीट कैपेसिटी भी हो सकता है, लैटेंट भी हो सकता है। तो आगे चल के कल डिफाइन करेंगे। लैटेंट हीट बेसिकली क्या है, टेम्परेचर राइज नहीं होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए फिजिकल स्टेट बदल दे। और हीट कैपेसिटी क्या है, फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखेगा, टेम्परेचर राइज कर दे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाता है टेम्परेचर या 1 केल्विन। क्लियर?